हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपके लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल भी रहेगी, बहुत ही ये कह दीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट वाकई में क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस ये सीरीज है जो रहने वाली है। इसके अलावा हम थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ। जो भी थ्योरी वाली यूनिट्स हैं उनको आप ज़रूर प्लेलिस्ट से अभी कर सकते हैं, अभी टाइम है क्योंकि अभी फॉर्म नहीं निकला है। और आपने अगर पढ़ ली है तो आप ये सीरीज से ज़रूर जुड़िए और इसको कंप्लीट करिए। यहाँ से आपका बहुत अच्छी तैयारी है जो हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इतना सारा काम करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो अपना सारा काम छोड़ करके मैं करती हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब नहीं बोलूँगी, बस एक बार बोल दिया। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है आपको। यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ टॉक्सिक दे रखते हैं, यानी कि अविषाक्तों के प्रकार। और दूसरा है हमारे ऑर्गेन, यानी कि प्रभावित अंग। तो ये जो रोगों के प्रकार दे रखे हैं एक तरीके से समझ लीजिए। और इससे कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है। नेफ्रोटॉक्सिक, हेमोटोटॉक्सिक, पल्मोनोटॉक्सिक और हेपाटोटॉक्सिक। ठीक है, ये टॉक्सिक दे रखे हैं। इनसे हमारे कौन से अंग हैं जो कि प्रभावित होते हैं। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, विकल्प आपको यहाँ पर क्या करने हैं, छांटने हैं। तो विकल्पों पे तो आप देखिए तब जाइए, क्योंकि विकल्पों से कुछ समझ में नहीं आता अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो, है ना। वो तो बाद की बात होती है कि आपको सीधा तुक्का लगाएं, आप सीधा यहीं से ही कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से एक भी पता है तो आप कर लेंगे। तो नेफ्रोटॉक्सिक है जो, उससे कौन सी जो बीमारी है वो होती है, किसकी बीमारी होती है, तो ये होती है किडनी की। ठीक है, किसकी होती है, किडनी की होती है नेफ्रोटॉक्सिक। हेमोटोटॉक्सिक की अगर बात करें तो ये हमारे रक्त को, देखो हीमोग्लोबिन किससे रिलेट करता है, हेमा से रिलेट करता है। तो हेमोटोटॉक्सिक किस में हो गया, रक्त में हो गया। और नेफ्रोटॉक्सिक किससे करता है, देखो नेफ्रॉन हमारे किस में होते हैं, किडनी में होते हैं ना, है ना। नेफ्रॉन, छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये किडनी को प्रभावित करते हैं, बीमारी भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रही है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। पल्मोनोटॉक्सिक ये किस में होता है, तो पल्मोनोटॉक्सिक ये होता है फेफड़े यानी लंग्स को प्रभावित करता है। और हेपोटॉक्सिक ये किसको करता है, ये लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे मिला सकते हैं। ए का सेकंड आपको चूज करना है, सेकंड इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ए और बी दोनों में से हमारा आगे देखना है। बी में फोर्थ इसमें भी दे रखा है, इसका मतलब दोनों में ये भी नहीं है। और सी में फर्स्ट किस में दे रखा है, तो ये ए वाले ऑप्शन में हमें दे रखा है। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक विरक किडनी, हेमोटोटॉक्सिक ब्लड रक्त, पल्मोनोटॉक्सिक लंग्स फेफड़े को प्रभावित करता है। और हेपोटोटॉक्सिक ये लिवर को प्रभावित करता है, यानी कि यकृत को करता है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी आपके इसके दोनों ही वर्जन याद रख लेना, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आ सकता है। वैसे तो दोनों ही, देखो ये बाइलिंगुअल पेपर होता है जो यूजीसी नेट का होता है, सीबीटी मोड में होता है, इसलिए आप इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में करिए मस्तिष्क से। और ये जो पेपर है वो मैं आपको बता देती हूँ, जून में जो पेपर रिजेक्ट हो गया था, है ना, उसी का पेपर है। ठीक है, मस्तिष्क से रिजेक्ट यानी कि कैंसिल हो गया, तो कुछ भी लगा सकते हो। मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में निम्न में से किन के माध्यम से संचार अंतर्ग्रस्त होता है, मस्तिष्क से मस्तिष्क, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें कौन सा संचार है जो कि अंतर्ग्रस्त होता है, यानी कि जो इन्वॉल्व होता है। फिजिकल सेटिंग से आती है कि भौतिक विन्यास, साझी धारणाएं, मूल्य, शोर का हेरफेर या संदर्भ। आप चाहें तो इनकी इंग्लिश भी पढ़ लेना, मुझे ज़्यादा
मतलब लॉन्ग हो जाती है वीडियो, इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, पढ़ सकती हूँ, कुछ गलत भी पढ़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंग्लिश तो इतना तो सभी जानते हैं, इतना तो हम पढ़ते ही हैं। तो फिजिकल सेटिंग, शेयर्ड बिलीफ्स, वैल्यूज़, नॉइस, मैनिपुलेशन और कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें आप बताइए किन के माध्यम से संचार अंतर्ग्रस्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो बताइए यहाँ पर माइंड टू माइंड यानी कि मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में निम्न में से किन के माध्यम से संचार अंतर्ग्रस्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा बी वाला, यानी कि बी, सी और डी। बी, सी और डी ये वाला हमारा करेक्ट है। तो बी में हमारा शेयर यानी कि साझी धारणाएं, ठीक है, सी में मूल्य दे रखे हैं और डी में दे रखा है शोर का हेर फेर। इसमें भौतिक विन्यास यानी कि फिजिकल सेटिंग और कंटेक्स्ट संदर्भ, इन दो से कोई यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है। साझी धारणाएं, शेयर्ड बिलीफ्स, मूल्य और शोर का हेरफेर, ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अधिगम समय के संदर्भ में सबसे धीमे से सबसे तीव्र के रूप में श्रेणीबद्ध कंप्यूटर घटकों की निम्नलिखित सूची के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। अधिगम समय के संदर्भ में सबसे कम, सबसे धीमे से सबसे तीव्र, मतलब सबसे धीमा कौन सा है और उससे सबसे तेज कौन सा है। तो ये जो कंप्यूटर घटक दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, चूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे इसमें से अगर धीमे की बात करें तो धीमा इसमें से कौन सा होता है, तो ये है ऑप्टिकल ड्राइव। ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लेते हैं इसको। ऑप्टिकल ड्राइव जो होता है वो सबसे मतलब धीमा होता है, और उसके बाद होता है एसएसडी, उसके बाद रैम और फिर सीपीयू कैश। ठीक है, सीपीयू कैशे। तो ये ध्यान रख लेना, CDCBA ऑप्टिकल ड्राइव सबसे कम मेमोरी वाला होता है। अधिगम समय के संदर्भ में सबसे धीमे से सबसे तीव्र के रूप में हमें चिन्हित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष निहित है। तर्क दोष हमारा जो प्रीवियस जो पहला हमने सेट पढ़ा था उसमें भी था, ये तर्क दोष पूछा गया था एक क्वेश्चन, इसमें भी पूछा गया है, केवल एक ही क्वेश्चन है। फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया गया है। ठीक है, फ्लू से पीड़ित जो भी लोग होते हैं उनको क्वारंटाइन करके रखना चाहिए। क्वारंटाइन का मतलब है उनको दूसरे किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसे किसी भी कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया गया है। तो ये कौन सा तर्क दोष यहाँ पर दिखाया गया है, पराज्ञान मूलक युक्ति, पराज्ञान मूलक युक्ति, अपील ऑफ इग्नोरेंस और अविचारित सामान्यीकरण, हेस्टी जनरलाइजेशन, फैसलन युक्त ढलान और मिथ्या कारण यानी कि फॉल्स कॉज, स्लीपरी स्लोप। तो यहाँ पर आपको ये छांटना है कौन सा है जो कि हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अपील ऑफ इग्नोरेंस यानी कि पराज्ञान मूलक युक्ति। ठीक है, ये पराज्ञान मूलक युक्ति है। और ये सुख युक्ति में होता क्या है कि पराज्ञान मूलक युक्ति जिसे अज्ञानता से तर्क के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अज्ञानता से मतलब जिनको ज्ञान नहीं है उनको तर्क के रूप में जाना जाता है, ये पराज्ञान मूलक युक्ति होती है। ठीक है, जो ज्ञान किसी ने भी दे दिया और वही ज्ञान चारों तरफ फैलता रहता है। जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, विघटन भूमिका, संवर्धक भूमिका, प्रतिक्रियात्मक भूमिका, उपास्य भूमिका। ठीक है, डिसरप्टिव रोल, प्रोमोटिव रोल और काउंटर एक्टिव रोल, डिवोशनल रोल। तो बताइए, जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जानते हैं। तो ये होता है लक्ष्यों की प्राप्ति में जब सहायक होता है तो ये संवर्धक यानी कि प्रमोटिव रोल होता है। ठीक है, प्रमोटिव रोल होता है संवर्धक भूमिका के अंदर। तो बी हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी अकादमिक संस्थानों एवं R&D संगठनों में
कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य फैकल्टी सदस्यों के प्रोफाइल संबंधी डाटाबेस को उपलब्ध कराती है। ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ लेना दोबारा से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग दे रखा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो ये हमारे जो ये संगठन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संगठन या प्लेटफॉर्म या जो भी चीज़ें बनाई गई हैं ऑनलाइन भी हैं। तो कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी अकादमिक संस्थान और R&D संगठनों में कार्यरत जो भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं या दूसरे जो भी फैकल्टी सदस्य हैं उनके डाटाबेस को उपलब्ध कराती है? स्वयं प्रभा, ई विद्वान, ये राष्ट्रीय अकादमी निक्षेपागार, NAD बोलते हैं इसको, NAD नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ठीक है, ई शोध सिंधु। तो इनमें से कौन सा है जो ये सुविधा प्रदान कराता है? तो ये है बी आंसर हमारा करेक्ट है, यानी कि ई विद्वान। ठीक है, जो ई विद्वान है ये सब विद्वानों का इकट्ठा करके उनका डाटाबेस को उपलब्ध कराता है। संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप यानी कि एनालॉग संकेत में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में जो ट्रांसफ़र करता है वो युक्ति कौन सी है? ब्रिज, मॉडेम, स्विच या फिर नेटवर्क अंतरपृष्ठ कार्ड। ठीक है, ब्रिज, मॉडेम, स्विच, तो ये है मॉडेम। क्या बोलते हैं इसको? मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, संचार हेतु ये क्या करता है? डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि 1947 के बाद में जो पहला शिक्षा आयोग बना था वो कौन सा बना था? तो हमारा एक आयोग है जो कि 1948-49 में बनाया गया था, वो कौन सा है बताइए? इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट हो जाएगा? तो ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948-49 में बनाया गया था। इसे राधा कृष्णन आयोग भी, मतलब राधा कृष्णन आयोग जो बनाया गया था उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। राधा कृष्णन आयोग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे, जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी थे। एक मोटर नाव, ये मैथ का क्वेश्चन है, एक मोटर नाव नदी की धारा की दिशा में कतिपय दूरी को 5 घंटे में तय करती है। क्या करती है? 5 घंटे में दूरी तय करती है, किंतु आरंभिक बिंदु तक नदी की धारा की विपरीत दिशा में, जब उल्टी दिशा में वो लौट कर आती है तो वो 6 घंटे का समय लेती है। जब वो नदी की धारा की, मतलब नदी है, ये नदी मान लो इधर बह रही है और जो नाव है वो भी इस पर इधर चल रही है, इधर की साइड जा रहा है वो बंदा, है ना, तो ये 5 घंटे ले रहा है। कितने घंटे ले रहा है? 5 घंटे ले रहा है। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ तक वापस आता है, क्या करता है? जब वो वापस आता है, लौटता है, तो वो 6 घंटे लगा देता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में मोटर नाव की गति कितनी है? यदि धारा की जो गति है वो कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में मोटर नाव की गति कितनी होगी? थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, है ना। वैसे इसका जो आंसर है करेक्ट वो हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप मैथ के बंदे हैं तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा इसको निकाल ले जाएंगे, है ना। धारा की दिशा में वो कितने घंटे लेती है? 5 घंटे लेती है, और लौटने में लेती है 6 घंटे। धारा की गति कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर प्रति आवर्स दे रखी है, और मान लीजिए, मानना है, नाव की गति इन्होंने मानी है, मतलब जेड ऐसे करके कुछ मानी है वैसे, यानी कि 6 घंटे का समय लेती है। तो देखो यहाँ पे मतलब इसको, एक मिनट, अरे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे है ये, इसका मतलब 4, और जैसे कि 6 + 5 कर लेंगे एक बार, और नीचे कर लेंगे 6 - 5, ठीक है, 6 + 5 और 6 - 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। नीचे तो 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 11 आ जाएगा। 6 और 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा मतलब लॉन्ग हो जाएगा, मुझे ज़्यादा ठीक से नहीं करना आता। मान लीजिए कि जो गति है
एन है, एन यानी कि जो नंबर है वो कितना है 6 है, और वाई है 5 और जेड है 4, ऐसे करके निकाला गया है। और सीधा सीधा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैथ को ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो आप इसको समझ लेना। वैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको डालने का मेरा यही मकसद है। कंप्यूटर मेमोरी आकार के बारे में ए से डी के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कंप्यूटर मेमोरी आकार के बारे में ए से डी जो ऑप्शन दे रखे हैं उसकी बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 25 KB 100 MB से बड़ा होता है, और ये 999 MB 50 GB से बड़ा होता है। 3500 KB 2 GB से बड़ा छोटा होता है। 2350 बाइट 2 KB से छोटा होता है ना। इसमें अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, मतलब वो होता है जैसे कि इतने बाइट में कितने होते हैं, कितने GB होते हैं। ये मैं ना शॉर्ट के माध्यम से करा दूंगी आपको, वो शॉर्ट्स आप ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ ना, शॉर्ट वीडियो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। उसी को डालती हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मतलब उसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती। जो पढ़ने की चीज़ें होती हैं कभी कभी जब जिनको हम नहीं करा पाते, तो वो शॉर्ट्स के माध्यम से आप पढ़ लिया करो, तो उनको भी देख लिया करो, आपके लिए ही होते हैं। तो प्रश्न अब इसमें क्या दे रखा है हमारा, कौन सा विकल्प है जो कि सही हो जाएगा? तो ये है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है, क्योंकि जो 3500 KB है वो 2 GB से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, क्या पूछा है, मैं सही पूछा है ना? हाँ, तो सही पूछा है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जो दे रखा है 3500 KB 3500 KB किससे छोटा होता है? 2 GB से छोटा होता है। ठीक है, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, और बाकी के सारे जो हैं वो गलत हैं। 2350 बाइट 2 KB से बड़ा होता है, ये गलत दे रखे हैं सारे जो भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यंजित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञात स्वीकार्य है? यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम है जो ये व्यंजित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञात स्वीकार्य है? निर्मितिवाद, ये क्या है? निर्मितिवाद, निर्जाति वर्णन, अनुभववाद या संक्रियावाद। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो ये ज्ञात कराता है? तो इसका ऑप्शन है हमारा सी, अनुभववाद। कौन सा होता है? अनुभववाद। ये बताता है कि अनुभव और इंद्रिय बोध के द्वारा प्राप्त ज्ञात स्वीकार्य है। ठीक है, ये अनुभववाद बताता है, यहाँ पर अनुभव की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक उसी का देखो, एक ही सेट में, प्रैक्टिस सेट में एक 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी नाव से ही। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोनों डाल दिए ताकि आप इनको समझ लो। स्थिर जल है, रुका हुआ जल है, किसी नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नाव खेता है। एक व्यक्ति है जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो स्थान है वहाँ तक नाव खेता है, और आरंभिक बिंदु तक वापस आता है। उसके द्वारा लिए गए समय को ज्ञात करना है। 8 घंटे लिए हैं उसने, 10 घंटे, 12 घंटे या 15 घंटे लिए हैं। तो हमें क्या निकालना है? समय निकालना है ना। और समय का आपको पता होगा, समय कैसे निकलता है? दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी कि चाल, है ना। मैं बता देती हूँ आपको निकाल करके, भले आप मतलब समझ में तो आ ही जाएगा। तो इसने समय कितना लिया है, यानी कि 24 किलोमीटर चला है ना वो। तो एक बार इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे इसका, इस तरीके से करके, और एक बार इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक बार वो क्या करता है, वापस जाएगा भी और एक बार वापस भी आएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 24 अपॉन में ये 6 आ जाएगा, प्लस और ये 24 अपॉन में ये 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, कट शॉर्ट करके निकालेंगे ना, तो हमारा 10 घंटा पे आ जाएगा। वो आप निकाल सकते हो, है ना, वो आपको आता ही होगा। चलते हैं आगे।
फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन कौन सी भाई ये मत बोलना कि मैं तो मैम ठीक से नहीं समझाती है तो डालती क्यों। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। ठीक है, तो फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको मैथ नहीं आता वो इतना थोड़ा बहुत आता है कि मैं अपने पेपर के लिए कर लेती हूँ, है ना। मतलब इतना तो आता ही है, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं मतलब सीख लेती हूँ, क्योंकि सीखना पड़ता है। और मैंने भी पेपर दिया है, मैंने डीआई भी पढ़ा था और डीआई के क्वेश्चन भी करके आई थी, सही भी थे और सारी चीज़ें होती हैं, मतलब समय समय की बात है। अब मैं प्रैक्टिस नहीं करती तो मुझे मैथ फिर समझ में नहीं आता, और बाकी के सारे सब्जेक्ट हैं जो कि हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन कौन सी, और मेरे जैसे ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिन्हें ये लगता है कि मैथ की इसमें कई यूनिट हैं, रीजनिंग है, वो सारी चीज़ें, लेकिन देखो रीजनिंग और मैथ में ना बहुत डिफरेंस भी होता है। रीजनिंग को आप इजीली अगर दिमाग से करोगे तो कर लोगे, उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम बहुत ईजीली कर लेते हैं, भले ही हमें मैथ की कुछ जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आए फिर भी हम कर लेते हैं। तो आपको अगर मैथ आपका भी वीक है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप यूजीसी नेट कर सकते हैं मेरी तरह क्लियर। क्यों? क्योंकि आपको उनके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, बस उसी में ही निकल जाएगा, हो जाएगा अपना काम। फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO ही इसका फॉर्मूला है। NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और VOCs यानी कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो फोटो रासायनिक धूम्र कोहरा बनने के लिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, आपने भी पढ़ा होगा बिल्कुल। अगर नहीं पढ़ा है ना तो थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना, थ्योरी की मैंने कुछ क्लासेस डाली हुई हैं, अगर आप उनको वीडियो को सारी वीडियोस को भी देख लोगे ना तो भी आपकी थ्योरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है अब तक तो। और उसके बाद फिर आप ये प्रैक्टिस सेट भी साथ में करते रहिए। तो फोटो रासायनिक धूम्र कोहरा बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये होती है हमें मोनोऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, इसमें होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होती है वाष्प, नहीं एक मिनट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत नहीं है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। ठीक है, फोटो रासायनिक जो धूम्र कोहरा बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, उससे नहीं बनता। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है, यानी कि BD और E, BD और E, इसमें ये वाला ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। यह जानना कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है किंतु इसमें आप अभ्यास से सुधार कर सकते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब आपको पता है कि आपकी बहन से ज़्यादा आपको बीजगणित ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी आपको ये विश्वास है कि आप इसमें अगर अभ्यास करेंगे तो आप सुधार कर सकते हैं। ये किसका उदाहरण होता है, सेल्फ रेगुलेशन, मेटाकॉग्निशन और सेल्फ डिसिप्लिन या ऑटोमेशन, आत्मनियमन, अधिसंज्ञान, आत्म अनुशासन या स्वचलीकरण। तो ये होता है कौन सा, अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन, ये होता है अधिसंज्ञान। अगर आपको पता है, अपने ऊपर विश्वास है कि आप ये काम कर सकते हो तो ये अधिसंज्ञान कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित यानी कि अचेतन स्मृति के उपभाग हैं। अचेतन स्मृति, अचेतन जो हमारा एक दिमाग का पार्ट होता है क्या कहा जाता है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं कि जो कि शामिल हैं। प्राइमिंग, एपिसोडिक मेमोरी यानी कि उपख्यानात्मक स्मृति, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स, शास्त्रीय अनुबंधन प्रभाव जो कि पावलोव ने दिया था, है ना, अर्थगत स्मृति, कार्य विधिक स्मृति। तो इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको चयन करना है, उपयुक्त करेंगे, है ना। तो ये कौन सा है, प्राइमिंग। अचेतन स्मृति जो होती है, अचेतन स्मृति के में कौन कौन से उपभाग होते हैं। एक तो होता है प्राइमिंग, क्या होता है, प्राइमिंग होता है, उपख्यानात्मक स्मृति नहीं होती, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स होता है। और इसके अलावा कौन सा होता है, ये होता है ई यानी कि कार्य विधिक स्मृति होती है, प्रोसीड्यूरल मेमोरी। ठीक है, कार्य विधिक स्मृति। ए सी और ई, ए सी और ई ये हमारा दे रखा है सी ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। तो ये अंतर्निहित जो अचेतन स्मृति है उसके भाग होते हैं प्राइमिंग और शास्त्रीय अनुबंधन प्रभाव, कार्य विधिक स्मृति। अर्थगत स्मृति और उपख्यानात्मक स्मृति इसका भाग नहीं है, इनको याद रख लेना। तो यहाँ पर हमारे जो हैं क्वेश्चन 15 ही है। इसके अलावा आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना। और जो भी भाई बहन यूजीसी नेट वगैरह एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण सीरीज है। बिल्कुल अगर आपने इतनी मतलब सीरीज के साथ जुड़े रहे और सारी क्लासेस कर ली तो आपका यूजीसी नेट अगर पहली बार भी दे रहे हैं तो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद तो देखो आपको ही करना है। अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर इनकी पीडीएफ में डाल दिया करूँगी, लेकिन आप देखते नहीं हो तो मैं डालती नहीं हूँ। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूँगी। धन्यवाद।